बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बोहर एटॉमिक मॉडल। आपके पास पहले रदरफोर्ड का मॉडल प्रेजेंट किया गया जिसमें कुछ लिमिटेशन के बायस दोबारा से एक साइंटिस्ट आया, उसने हमारे पास एक और एटॉमिक मॉडल दिया और उसके साथ जो हमने लास्ट टाइम प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी उसी की बेस पे चीज़ें एक्सप्लेन की। ठीक है, सबसे जो मेन बात थी प्लैंक क्वांटम थ्योरी में वो यही थी कि आपके पास जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, मींस के स्पेसिफिक एनर्जी है हर लेवल की। हमने ये चीज़ देखी थी। ठीक है, क्वांटा हमारे पास एक पैकेट्स में है। फिर हमारे पास जो है यहाँ पे बोहर एटॉमिक मॉडल को स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट चेक करेंगे, मींस के देखेंगे आपके पास उसने क्या कहा था और फिर बोहर ने आकर उन चीज़ों को कैसे ठीक किया। मैं डायरेक्टली आपको बोहर एटॉमिक मॉडल नहीं पढ़ा रही। ठीक है, after the gold foil experiment, Rutherford proposed a planetary model of atom। जो गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट था बड़ा ही फेमस है, रदरफोर्ड का बड़ा ही सिंपल सा था, जिसमें उसने गोल्ड फाइल ली थी, उस पर बम्बार्ड किए थे अल्फा पार्टिकल्स और वहाँ से जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताया था। जस्ट लाइक सोलर सिस्टम, जैसे आपके पास सोलर सिस्टम है, सन के इर्द गिर्द प्लैनेट रिवॉल्व करें, सेम हमारे पास न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर लें, लाइज इन द सेंटर ऑफ एटम एंड रिवॉल्व अराउंड इट इन देयर ऑर्बिट। ठीक है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, ये रिवॉल्व कर रहे हैं, बट revolution of electron in the circular orbit is not expected to be stable। वो कहते हैं कि ये जितनी भी रेवोल्यूशन है ये रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में, ये वैसे स्टेबल नहीं है, ये वैसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा जैसे ये पहले एक्सप्लेन कर रहा था, मीन्स के जैसे होना चाहिए, पहले तो नहीं, जैसे होना चाहिए स्टेबल, मींस के वो जैसे बता रहा था उसकी वैसे एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा था। ठीक है, एनी पार्टिकल इन सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। वो कहता था कि ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है इनके अंदर जो भी चीज़ आएगी वो एक्सेलरेशन में जाएगी। ठीक है, मूव करेगी। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी। और रदरफोर्ड ने ये भी कहा था कि ये हमारे पास जितना भी सर्कुलर ऑर्बिट में चीज़ रिवॉल्व करेगी, कोई भी पार्टिकल आएगा और अगर वो पार्टिकल चार्ज पार्टिकल, मीन्स कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये आए हैं, ये एक्सेलरेशन जो है करेंगे और इसी उसमें आपके पास ये एनर्जी क्या करेंगे, रेडिएट करेंगे, ये आपके पास एनर्जी निकल रही है। ठीक है, अब वो जो है एनर्जी किस फॉर्म में है, एच वी की फॉर्म में है, जो हमने प्लैंक क्वांटम में लास्ट टाइम पढ़ा था। थस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू न्यूक्लियस। वो कहते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास ये एनर्जी मुसलसल निकल रही है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन में है और एनर्जी भी इनसे निकल रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सारी एनर्जी लूज़ कर लेंगे और ये इस न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे। ठीक है, if there were if this were so, the atom would should be highly unstable and hence matter would not exist in the form that we know। वो कहते हैं कि जैसे रदरफोर्ड ये कहने की कोशिश कर रहा था कि आपके पास एनर्जी जो है रेडिएट भी हो रही है, वो एक्सेलरेशन भी कर रहे हैं और वो मुसलसल जो है एक सर्कुलर उसमें भी घूम रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता 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 वो आके जब सारी एनर्जी रेडिएट कर देगा, वो आके यहाँ पे टकरा जाएगा और न्यूक्लियस जो है वो भी डैमेज हो जाएगा और पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी डैमेज हो जाएगा। तो वो कैसे कह सकता है, अगर ये सूरत है तो इसमें तो मैटर एग्जिस्ट ही ना करता, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, तो रदरफोर्ड गलत हुआ। ठीक है, फिर एक और पॉइंट आता है कि आपके पास एज द इलेक्ट्रॉन स्पाइरल इनवर्ड, मीन्स के स्पाइरल वो जैसे अंदर की तरफ घूम रहे थे, सर्कुलर पाथ में अंदर की तरफ जा रहे थे, देन एंगुलर वेलोसिटीज एंड फ्रीक्वेंसी वुड चेंज कॉन्टीन्यूसली एंड सो दिस विल फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी विल द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी एमिटेड। यहाँ पे देखें, वो कहता है कि जैसे ये स्पाइरल उसमें घूम रहे हैं तो इसकी एक्सेलरेशन फ्रीक्वेंसी से हर चीज़ चेंज ही हो रही है, ये एक तो जगह पे नहीं है, ये अंदर की तरफ जा रहा है इनवर्ट, तो इसकी एंगुलर जो है हमारे पास एक्सेलरेशन या फ्रीक्वेंसी हर चीज़ चेंज हो रही है। ठीक है, एंड विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ, अच्छा यहाँ पे आप कभी देखें कि प्रिज्म होता है उसमें हम डिफरेंट वो करते हैं, वो एक ही उसमें देता है, सो थस दे वुड एमिट अ कॉन्टीन्यूस। तो वो कहते हैं कि इस सूरत में ये हमें एक कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम देता। कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम वो होता है जिसमें आपके पास एक क्लियर बाउंड्री नहीं रखी जाती। ठीक है, एक कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, एक लाइन स्पेक्ट्रम होता है। इन द कंट्रास्ट टू लाइन स्पेक्ट्रम एक्चुअली ऑब्जर्व, आपके पास
जो लाइन स्पेक्ट्रम हमने ऑब्ज़र्व किया है वो हमारे पास रदरफोर्ड की कही हुई बातों पे जो है वो नहीं सही बैठ रहा, क्योंकि जो रदरफोर्ड कह रहा था उसके अकॉर्डिंग आपके पास कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ तो कुछ लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा है, तो वो तो बात अलग हुई और हमारे पास जो रिज़ल्ट था वो अलग आ रहा है। आपके पास जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है उसमें एक शार्प लाइंस आपको नज़र आएंगी, और कॉन्टीन्यूअस में ऐसा होता है कि आपको कॉन्टीन्यूअसली कलर्स नज़र आएंगे, ठीक है। अब आते हैं इतनी सारी लिमिटेशंस के बाद बोहर के उस पर। अब अगर बोहर क्या आते तो वो 19 अनिल बोहर जो था एक डैनिश हमारे पास फिजिशियस था जो रदरफोर्ड की लेबॉर्ट्री में काम करता था सिन 1912 से, ठीक है। ही सक्सेसफुली एक्सप्लेन दिस स्पेक्ट्रम ऑफ, अच्छा उसने अपनी पीएचडी के बाद वो आया और उसने जो भी रदरफोर्ड के थे उसमें गलतियाँ निकाल के उसे अपने उस पर प्लैंक क्वांटम की थ्योरी पे एक्सप्लेन करके बताया। आप देखिए यहाँ पे आपके पास स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड प्रेजेंटेड बोहर एटॉमिक मॉडल, नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1992 में। अब बोहर ने क्या कहा? बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ डेफिनेट एनर्जी लेवल्स कॉल्ड ऑर्बिट और शेल इन एन एटम विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। उसने कहा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने अपने शेल में हैं, जैसे एन ये 1 है शेल, एन जो है ये शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 है, ये 3 है। उसने कहा कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है ये एक डेफिनेट एनर्जी लेवल में है। अगर जिसने प्लैंक क्वांटम थ्योरी की वीडियो देखी है उसे पता चल जाएगा कि कैसे अपने अपने एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी की बेस पे इसने एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि ये जितने भी आपके पास शेल या ऑर्बिट है ये एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहे, मीन्स कि जैसे वो पीछे कह रहा था कि कॉन्टीन्यूसली वो एक्सेलरेशन में है और एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर लेवल की अपनी स्पेसिफिक एनर्जी है और हर लेवल में अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन रिमेन इन द शेल इट नेवर गेन और लूज एनर्जी। वो कहता है कि जब तक एक इस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है वो तब तक ना तो एनर्जी दे रहा है ना ले रहा है, ना एमिट कर रहा है ना गेन कर रहा है। वो जब तक इसमें है उसकी एनर्जी पे कोई असर नहीं पड़ रहा। हाँ, वो यहाँ से बाहर या यहाँ से अंदर वाले शेल की तरफ आएगा तब आपके पास एनर्जी रेडिएट या जो है वो गेन होगी, क्योंकि आपके पास यहाँ पे डिफरेंट एनर्जी है, स्पेसिफिक एनर्जी है, तो वो उस एनर्जी जो है लेवल की एनर्जी के मुताबिक ही अपने आप को ढालेगा, ठीक है। फिर देखें कि आपके पास जो है थर्ड वाला पॉइंट क्या आता है, द गेन और लॉस ऑफ एनर्जी अकर विद इन द ऑर्बिट ओनली ड्यू टू जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। वहीं जो मैंने आपको ऊपर बात कर दी है कि जब तक वो शेल के अंदर है तब तक वो कोई भी एनर्जी रेडिएट एमिट नहीं कर रहा, ठीक है, ना गेन कर रहा है। जैसे ही वो अब ये जो है इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है, ये एनर्जी और अगर बाहर की तरफ जा रहा है तब एनर्जी का जो है वो काम होगा। लेट सपोज मेरे पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है वो अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है, लोअर एनर्जी लेवल से मैं इस एनर्जी उसमें आती हूँ, तो मुझे एनर्जी की ज़रूरत है, मैंने जंप करना है ऊपर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पॉजिटिव एच वी मीन्स कि मुझे एनर्जी जो है वो लगाने की, गेन करने की ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ से हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आ रही हूँ तो मुझे एनर्जी मीन्स के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एमिट करने की ज़रूरत है। ये n इज़ इक्वल्स टू 1 है एनर्जी लेवल, ये n इज़ इक्वल्स टू सेकेंड एनर्जी लेवल है, ठीक है। फिर आ जाए आपके पास थर्ड के बाद 4 जो है, 4 वाला आपके पास क्या चीज़ आ रही है यहाँ पे देखें। अब 4 वाला कहते हैं कि द एंगुलर मोमेंटम जो कि mvr के इक्वल है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू nh/2 पाई। ये आपके पास कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग दिया कि एक एंगुलर मोमेंटम जो भी इलेक्ट्रॉन का है वो nh/2 पाई के इक्वल है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट डिपेंड अपॉन इट्स क्वांटम नंबर n। आपके पास जो n क्वांटम नंबर है, जैसे आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन, ये सारे जितने भी हैं ये सारे क्वांटम नंबर हैं। तो आपके पास जो n क्वांटम नंबर है ये उस पर डिपेंड करता है। n क्या था, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेल जो है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। यहाँ पे n मेनली रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ शेल को, ठीक है। इट इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फैक्टर h/2 पाई, तो एन एच हो जाएगा, ठीक है, 2 पाई हो जाएगा। mv/r इज इक्वल टू nh/2 पाई, क्योंकि हमने कहा ये इक्वल है, ठीक है। ये इनर्जी शेल्स आपको बताए गए हैं, तो ये था। अब इसके आगे जो है ये हाइड्रोजन एटम पे रिप्रेजेंट किया था। अब इसके आगे जो हम एप्लीकेशन करेंगे उसमें हमने
डेरिवेशन ऑफ रेडियस, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर चेक करना है। ठीक है, आई होप सो आपको वीडियो समझ आ गई हो। मैंने कोशिश की है कि शॉर्ट बनाऊं और पीछे वाला भी आपको समझाऊं। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।